हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक फ्रांस एबोलिशिस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक को पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने पिछले पार्ट्स में ये देखा था कि कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। मतलब राजा तो अभी भी लुइस 16 थे, लेकिन उनकी जो पावर थी वो लिमिट हो चुकी थी। ठीक है, अब हमारे पास एग्जीक्यूटिव थी, ठीक है, हमारे पास जुडिशरी थी, हमारे पास लेजिस्लेटिव थी। इसके अलावा हमने ये देखा कि अब फ्रांस के जो थर्ड स्टेट थे उनको बहुत सारे राइट्स भी मिले थे। अब इन सबको जब लुइस 16 देख रहे थे तो उनसे सहा नहीं जा रहा। तब आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि भाई अगर किसी को रोज के 1000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 1000 रुपये मिलते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन अब अचानक से हम उस 1000 को कितना कर दे, 100 रुपये, तो भाई उसको प्रॉब्लम तो होगी ना। ठीक है, तो यही चीज़ लुइस 16 के साथ थी। पहले इनके पास बहुत सारी पावर थी, ठीक है, एकदम ढेर सारी पावर थी, सब चीज़ इनके अंडर था, लेकिन अब इनसे इनकी पावर्स ले ली गई थी और बस कुछ लिमिटेड पावर बची थी। तो लुइस 16 क्या कर रहे थे फिर? लुइस 16 सीक्रेटली स्टार्टेड प्लानिंग टू ओवरथ्रो नेशनल असेंबली विथ किंग ऑफ प्रशिया। ठीक है, मतलब ये क्या करने लग गए, अब चुपके चुपके प्लानिंग करने लग गए, किसके साथ? प्रशिया के राजा के साथ। किस लिए? नेशनल असेंबली को हटाने के लिए। ठीक है, अब देखो, जो प्रशिया के राजा थे वो भी इनकी मदद कर रहे थे। ठीक है, अब एक रीजन ये है कि वो क्यों मदद कर रहे थे, तो वो इसलिए मदद कर रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि भाई अगर आज इस कंट्री में हुआ है तो कल को ये हमारे यहाँ भी ये चीज़ें हो सकती है, तो इससे पहले हम इसको रोक ले। और इसके अलावा जो अदर नेबरिंग कंट्री के रूलर्स थे वो भी लुइस 16 को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रिया जहाँ से लुइस 16 की वाइफ थी, ठीक है, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ये लोग नेशनल असेंबली के साथ कुछ भी करते, ठीक है, नेशनल असेंबली ने क्या किया, ठीक है, बट बिफोर एनीथिंग हैपेंड नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। मतलब इन्होंने क्या किया कि एक मुद्दा लिया कि हाँ, हमें प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार करनी चाहिए, क्योंकि नेशनल असेंबली को लग ही रहा था कि लुइस 16 कुछ ऐसा करने वाले है। तो अप्रैल 1792 में इन्होंने वोटिंग की और उस वोटिंग में जो रिजल्ट आया वो ये आया कि इनको वॉर करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, ठीक है, thousands of volunteers joined the army because they want freedom and their rights। ठीक है, मतलब हजारों वॉलंटियर, हजारों लोग जो वहाँ फ्रांस के थे वो थर्ड स्टेट में से आर्मी को ज्वाइन करने लग गए। आर्मी को इसलिए ज्वाइन करने लग गए क्योंकि वो इसको देख रहे थे राजा के खिलाफ एक लड़ाई। वो सोच रहे थे कि हाँ, अगर हमने ये वॉर जीत ली तो हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे, ठीक है, हमें एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, हमें हमारे राइट्स मिल पाएंगे, हमें फ्रीडम मिल पाएगी। ठीक है, अब वो लोग क्या करते थे, अब जब इन्होंने ये चीज़ शुरू की तो वो लोग एक सॉन्ग भी गाते थे, मतलब बहुत सारे सॉन्ग गाते थे, जिसमें से एक मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग जो सॉन्ग गाते थे उसका नाम था मर्सिलेज। ठीक है, अब देखो इसके पीछे का नाम का जो रीज़न था, ठीक है, एक वहाँ पे फ्रांस पे जगह है, ठीक है, उस जगह का नाम है मर्सिलेज। ठीक है, तो पहली बार जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने पहली बार ये गाना गाया था वहीं पे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मर्सिलेज। ठीक है, इसको किसने गाया था? पोएट रॉगेट डी इसले ने गाया था, और ये बाद में फ्रांस का अभी नेशनल एंथम भी है, अगर आप इसको सुनना चाहो तो सुन भी सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो अब भाई वो वॉर लड़ तो रहे थे, ठीक है, उन्होंने बोला हम वॉर लड़ेंगे, लेकिन उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करने को मिल रही थी। ठीक है, दे सॉ मैनी डिफिकल्टीज लाइक द वुमेन हैड टू अर्न सम मनी फॉर देयर फैमिली एज द मैन वर इन वॉर। ठीक है, अब जैसे भाई अब मेन तो सारे आदमी वगैरह तो वॉर में बाहर गए थे, तो वुमेन का मेन रोल क्या था कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे और जो एल्डर लोग थे फैमिली में, बूढ़े लोग, ठीक है, उनको देखना। ठीक है, अब उनके लिए अब उनको क्या करना पड़ रहा था, पैसे कमाने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि मैन तो सारे बाहर थे, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पा रही थी, और इसके लिए उनको क्या करना पड़ रहा था, पैसे कमाने पड़ रहे थे। तो बहुत सारी उनको डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ रही थी। इसके अलावा देखें तो many political clubs were also formed because the poor people wanted their rights and freedom। ठीक है, अब इसी वॉर में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी फॉर्म हुए जो थर्ड स्टेट के लोगों ने फॉर्म किया था। ठीक है, अब वो लोगों ने इसलिए फॉर्म किया था क्योंकि देखो अभी जो नेशनल असेंबली बनी थी ना, ठीक है, इसमें भी एक ड्रॉबैक था।
ड्रॉबैक क्या था कि नेशनल असेंबली के ज़्यादातर लोग वो थे जो अमीर थे, थर्ड स्टेट के लोग थे नेशनल असेंबली में, लेकिन वो भी वो थे जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस, बहुत अमीर थे, ठीक है, बहुत एजुकेटेड थे, ठीक है। तो अभी भी थर्ड स्टेट के बहुत सारे लोगों को राइट्स और फ्रीडम नहीं मिल पा रहे थे। तो इन्हीं में से देखो ये जो पॉलिटिकल क्लब्स बने, इन्हीं में से एक बहुत बड़ा क्लब निकल के आया जिसका नाम था द जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं जैकोबिन्स क्लब बेसिकली था क्या, ठीक है। तो वन ऑफ द मेजर क्लब गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकॉब इन पेरिस, ठीक है। मतलब एक वहाँ के मेजर क्लब में से एक था पॉलिटिकल क्लब, और इसका जो नेम आया वो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकॉब, ठीक है। अब देखो कॉन्वेंट बेसिकली क्या होती है कि एक रिलीजियस बिल्डिंग होती है जिसमें जो पुजारी वगैरह आप बोल सकते हैं वो सब रहते हैं। तो पेरिस में सेंट जैकॉब करके एक कॉन्वेंट बिल्डिंग थी, ठीक है, वहाँ से इनका नाम लिया गया। अब इसके अलावा देखें तो मेंबर्स ऑफ दिस क्लब बिलोंग्स टू लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब जो ज़्यादातर मेजॉरिटी मेंबर थे जैकोबिन क्लब के वो सोसाइटी के उस हिस्से से आते थे, ठीक है, जिसमें लोग जो थे बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है, लेस प्रॉस्पेरस थे बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि अब जो लोगों के पास प्रॉब्लम थी, ठीक है, भाई एक इंसान है जो 10 रुपये कमाता है, अब उसके साथ क्या प्रॉब्लम है ये दूसरा 10 रुपये कमाने वाला इंसान समझ सकता है, ठीक है। लेकिन अब एक इंसान 1000 कमाता है तो वो 10 रुपये वाले की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, ठीक है। तो अब ये लोग अपनी प्रॉब्लम को बेसिकली समझ सकते थे कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम थी। अब इस क्लब के जो लीडर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर, ठीक है। रॉब्सपायर यहाँ के लीडर थे। इनका एक अपना ड्रेस कोड भी था, ड्रेस कोड में ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे। आप देखोगे जब ये वाला टॉपिक आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो वहाँ साइड में एक फोटो दी है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे वो लोग के ट्राउजर को दिखाया गया जिसमें रंग बिरंगे अलग अलग स्ट्रिप्स रहती थी। ये लोग रेड कैप पहनते थे। रेड कैप क्या दिखाता था इनको? लिबर्टी का साइन था। लिबर्टी मतलब दिखाता था कि हाँ आज़ादी का साइन है। उसके अलावा एक ग्रुप था जिसको ये लोग बोलते थे सेंस क्लूटर्स। अब सेंस क्लूटर्स वो लोग थे जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। अब नी ब्रीचेस बेसिकली क्या होता था? तो देखो नी ब्रीचेस आप ये समझ सकते हो कि एक बूट रहता था जो इनके नी तक एकदम आता था और इसको वो लोग पहनते थे जो बहुत अमीर लोग रहते थे। लेकिन अब जनरली जो इसमें थे वो लेस प्रॉस्पेरस लोग थे तो वो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे और उनको बोला जाता था सेंस क्लूटर्स। और नी ब्रीचेस कौन नहीं पहनता था? इसमें भी सेंस क्लूटर्स में कौन लोग आते थे? सिर्फ मैन आते थे, ठीक है। देखो उस समय वुमेन भी ज़्यादातर वुमेन भी मतलब फ्रीडम उनको भी चाहिए थी लेकिन उनको वो दर्जा नहीं मिल रहा था जो मेन को था। मतलब उस समय वुमेन और मेन में थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन थे वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखें इन समर ऑफ 1792 ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड Parisians got angered and started a revolt under Jacobins, ठीक है। अब देखो 1792 के टाइम फिर से यहाँ पे आ गई थी सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सप्लाई बहुत कम हो गई थी ब्रेड की और प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जो पारसी थे, ठीक है, पेरिस के लोग थे, ठीक है, पेरिस के लोग वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? एक विद्रोह शुरू कर दिया और इस विद्रोह उन्होंने किसकी देख रेख में किया? जैकोबिन्स क्लब की देख रेख में उन्होंने किया, ठीक है। अब वो चाहते थे बेसिकली कि जो सारे लोग हैं 21 ईयर्स के ऊपर उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। जितने भी मैन हैं 21 ईयर्स के ऊपर, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ठीक है। और ये मुद्दा फिर उन्होंने एक विद्रोह किया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने आखिरकार ये राइट पा ही लिया, ठीक है। उनको ये राइट मिल गया था कि जो 21 साल के ऊपर है सब वोटिंग राइट सबके पास है। और इसी तरह क्या हुआ? एक न्यू असेंबली आई और उस असेंबली का नाम था कन्वेंशन। जैसे एक पहले असेंबली आई थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली, वैसे एक न्यू असेंबली इलेक्ट की गई जिसका नाम था कन्वेंशन, ठीक है। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। रिपब्लिक मतलब कि वहाँ पे राजा जो मोनार्की थी वो नहीं रहेगी, ठीक है। वहाँ पे एक गवर्नमेंट रहेगी और जो गवर्नमेंट भी रहेगी, ठीक है, उसको लोग चुनेंगे, ठीक है, कि कौन हमारा हेड बनेगा उसको लोग चुनेंगे। और हेरिडेटरी मोनार्की मतलब ये नहीं होगा कि उस गवर्नमेंट का जो हेड होगा फिर उसका बेटा भी वहाँ पे आएगा, ये जरूरी नहीं है। अब जो नेक्स्ट होगा उसको भी कौन चुनेंगे? लोग ही चुनेंगे। इसके अलावा क्या हुआ लुइस 16 के साथ? तो देखो लुइस 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। लेटर इज वाइफ ऑल्सो सफर फ्रॉम दिस, ठीक है। अब देखो लुइस 16 को फिर इन्होंने क्या किया? लुइस 16 के अगेंस्ट बेसिकली आप बोल सकते हैं कोर्ट में केस वगैरह चले और उनको डेथ मतलब वहीं फांसी की सजा दे दी गई
अपनी कंट्री से धोखेधड़ी करने के लिए, ठीक है। और फिर इसके अलावा इनको मतलब फांसी पे लटका भी दिया और बाद में इनकी वाइफ को भी इसी फेस से सफ़र करना पड़ा। तो देखो अभी तक हमने ये देख लिया है कि कैसे फ्रांस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। बेसिकली ये क्या था, ठीक है, और ये रेन ऑफ टेरर नाम कहाँ से आया, ठीक है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।